हाँ तो जय श्री महाकाल बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने अभी एमपी बोर्ड का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए उनका कोई एग्जाम रह गया है और अब वो रुक जाना नहीं के पेपर देना चाहते हैं, और अगर स्पेशली उनका सोशल साइंस या किसी भी विषय में सप्लीमेंट्री है, तो प्यारे बच्चों मैं रोजाना एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने पीडीएफ से डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नेसेसरी रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जो बच्चे साइंस में हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जिनका 4 जुलाई 2026 को रुक जाना नहीं का पेपर है, एमपी बोर्ड से ही है। तो प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो में आपको शानदार तैयारी कराने वाला हूं, शानदार क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपने मेरे पीडीएफ 29 रुपए में खरीद लिए हैं तो प्यारे बच्चों उसी नोट्स के ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, और मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि कौन सा डायग्राम, कौन सा चित्र आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, कौन से अंतर 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में, 4-4 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूंगा। ये वीडियो स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए है, 10th क्लास साइंस का। इंग्लिश मीडियम का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही रहने वाला है। तो चलिए टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदा है तो प्यारे बच्चों पीडीएफ आप खरीद सकते हो, मात्र 29 रुपए इसका कॉस्ट हमने रखा हुआ है। आसानी से आप इसे परचेस भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं अभी रुक जाना नहीं के बच्चों के लिए, वो पूरा का पूरा मैं अपने खुद के पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ने में, समझने में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो का मेन मोटिव यह है कि आपको मैं वो क्वेश्चन बता दूं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग पढ़ाई में कमजोर हैं, तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में 100% आना ही है। तो प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं 2026 के एमपी बोर्ड के और रुक जाना नहीं के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन की। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। चलिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे तो आपका फर्स्ट चैप्टर की तरफ में जा रहा हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपका और 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अलग कर दिए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपकी मदद करने वाले हैं। और आगे के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो प्यारे बच्चों जो जो क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको लगा लेने हैं। मैं इतनी श्योरिटी तो रखता हूं कि आपका पेपर बहुत ही शानदार जानदार जाएगा अगर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हो तो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बच्चों से बात की है, हजारों बच्चे मेरे पास मैसेज कर चुके हैं कल से लेके अब तक। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई 2023, 2024, 2025 का जो पेपर है एमपी बोर्ड का, बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा। लेकिन सर पेपर कहां से लाए, मिल नहीं रहा। तो भाई मेरे नोट्स को पढ़ो, मेरे नोट्स में क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब कब एमपी बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आंसर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो का मोटिव केवल और केवल आपको क्वेश्चन देने का है ताकि आप खुद से प्रिपेयर कर पाओ। पीडीएफ नहीं है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, मैसेज कीजिए, आपको वो भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संयोजन अभिक्रिया को आप उदाहरण से समझाइए। ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर के लिए तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन प्यारे बच्चों। इसके अलावा आपको क्वेश्चन करना है विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पेपर में 100% आने हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये ऐसे क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे कि सर आप तो ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हो। बेटा कम से कम एक चैप्टर से 5 से लेके 6 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, और मेरा विश्वास, मेरा भरोसा रखो, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना पेपर में पक्के फंसने हैं आपके। आप खुद कमेंट में आके बोलोगे कि सर मैं पास हो गया। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ईमानदारी से पढ़ते जाओ, वीडियो को देखते जाओ, रोजाना आप देखते रहे, बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये आपको कंप्लीट करना है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट करना है। मतलब मैं जो क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूं वो रियलिस्टिक तरीके से बोल रहा हूं, आपको तैयार करना है। ठीक है,
वायु में लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी फर्स्ट चैप्टर के बताए हैं, इनमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन, और मैं तो बोल रहा हूं और में आते हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्के हैं। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा संचारण से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। संचारण से आप क्या समझते हैं, तो यहां तक बात हो गई फर्स्ट वाले चैप्टर की। अब मैं डायरेक्टली जाता हूं प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम आप याद रख लीजिए। सेकंड चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षार और लवण। प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है वो पूरा 6 नंबर का है, जिसमें से आपको 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपके पेपर में 100% बन सकता है, 100%। पहला क्वेश्चन आएगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए, है ना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा यूजेबल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। आगे बढ़ते हैं अपन प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन करेंगे पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, है ना, और वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, विरंजक चूर्ण हो गया, इन सभी के नाम फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हो आप आराम से। अगला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है। मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन बनने हैं, है ना, बिल्कुल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। ये तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पेपर में आपका 100% आएगा। अम्ल और क्षार में 4 अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। धोने के सोडे, बेकिंग सोडे के 2-2 उपयोग लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब पेपर में आने योग्य हैं। अगर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो ना, और मेरे द्वारा बताया गया, मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो पास हो जाए। तो जो क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ बता रहा हूँ उनको पढ़ लो, है ना। बेकिंग सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, धोने का सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इनके 2-2 उपयोग, इनके IUPAC नेम, है ना, इनके फॉर्मूले बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 पे जा रहा हूं मैं अब डायरेक्टली। चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, इसमें से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आपको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आप ये वाला कर लीजिएगा, धातु और अधातु में 4 अंतर लिखिए, ठीक है। धातु और अधातु में 4 अंतर लिखिए। इनके रासायनिक गुण के आधार पर भी पूछा जा सकता है, भौतिक गुण के आधार पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कौन सा करेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए, ठीक है। धातुओं में और अधातुओं में अंतर लिखना है रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए, ठीक है। अधातुओं के 5 भौतिक गुण लिखिए, ठीक है। अगर ये अंतर में आ जाए तो अंतर में लिख दीजिएगा। अगर नॉर्मल केसेस में पूछ लेता है तो नॉर्मल केसेस में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं मैं, है ना, मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वाकई में पास होना चाहते हो तो ये वीडियो सच में आपका बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। अगला वाला चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर 6 नंबर का है, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आपको यहां से देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आने की संभावना नहीं है, आना ही नहीं है। तो मैं 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है। एक क्वेश्चन करेंगे आप जनजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप करेंगे हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है, ये भी लिख दीजिएगा। और पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सुनो कौन सा आएगा, पक्का है, फाइनल है। 4 प्रथम हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखिए और उनके संरचना सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन तो पेपर में समझ लो पहुंच गया, पक्का पहुंच गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से कर लेना है। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए और उनके संरचना सूत्र लिखिए, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। इसके बाद बिंदु संरचना आप नहीं कर पाओगे तो इसको छोड़ सकते हो आप। बाकी मैं इतना बोलूंगा, आप जो मैंने प्रीवियस बताया वो कर लो, और हीरा और ग्रेफाइट में अंतर और कर लीजिएगा, बस खत्म, है ना। ये चैप्टर आपका 4 चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते हैं।
आगे जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा जो 4 नंबर के लेवल के हिसाब से बहुत जरूरी है। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन भी बड़े नंबरों में आने के चांसेस हैं और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जितने भी डायग्राम मिल जाएं नोट्स में और जितने भी डिफरेंस अंतर मिल जाएं सभी को कर दो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनना ही है, तय है बिल्कुल। आगे मैं जा रहा हूं चैप्टर नंबर डायरेक्टली 7 पे। अभी मैंने जो चैप्टर आपको बताए थे सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर थे, अब हम बायो के चैप्टरों की बात करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, 6 नंबर का चैप्टर है पूरा। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है और 2 नंबर का भी मिल सकता है। क्वेश्चन कौन सा करेंगे, कायिक प्रवर्धन क्या है, 2020-2023 के बोर्ड में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है। प्यारे बच्चों बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे आप। बहुखंडन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन करना है आपको। परागण क्या है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। स्वपरागण क्या है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। मतलब जो मैं बताते जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पर्पज से आना तय है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जनन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। जनन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक क्वेश्चन आपको ये वाला अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप आगे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ये अंतर अगर हो जाए तो ठीक है, बाकी नहीं हो पाए तो कोई परेशानी नहीं है। आप डायरेक्ट परागण और निषेचन में जो अंतर है उस पर फोकस करिएगा, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, परागण में और निषेचन में अंतर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे करके। अब अपन जाते हैं 6 चैप्टर पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। प्यारे बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर 6 नंबरों का है। इसमें से 3-3 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद में न्यूरॉन के कार्य लिखिए, 2024 में आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। न्यूरॉन के कार्य लिखिए। उसके बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन करेंगे आप। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ये क्वेश्चन आपको यहां से कंप्लीट करना है। मैं तो वो सभी क्वेश्चन बताते जा रहा हूं जो पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जितने आपसे बन जाएं, जो मैं बता रहा हूं ना, उनमें से जितने आपसे बन जाएं आप लोग मेहनत करके यार कर लेना। जितने आपसे बन जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे कर लो भाई, जितने आपसे बन जाए ना वो कर लेना, बस इतना मैं चाहता हूं आपसे, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों अगले वाले चैप्टर के ऊपर। एक और क्वेश्चन है, 4 पादप हार्मोन के नाम बताइए और उनके कार्य बताइए। ये क्वेश्चन भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। 4 पादप हार्मोन के नाम बताइए और उनके कार्य लिखिए, ये क्वेश्चन भी जरूर इंपॉर्टेंट करना है आपको, बिल्कुल जरूरी क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 5 पे। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन पेपर से रिलेटेड यहाँ मिलती है आपको, है ना। 8 नंबरों का चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसका नाम है। प्यारे बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। बिल्कुल सुपर डुपर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है, ये करना है आपको। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन करना है आपको। जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं, ये क्वेश्चन आपको यहां से कंप्लीट करना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे मानव के हृदय का नामांकित 4 नंबरों में पूछा ही जाएगा, पक्का लिख लो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, है ना। मानव के हृदय का नामांकित चित्र आपको कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों।
इसके बाद में धमनी और शीरा में अंतर भी आपको ही कंप्लीट करना है। धमनी में और शीरा में अंतर कंप्लीट कर लो। वायवीय और अवायवीय मतलब ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में अंतर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र, मैं बोल रहा हूं यहां से 4 नंबर आप खेल कर जाओगे। 4 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से मिलेगा। आप पास होने के सबसे नजदीक पहुंच जाओगे अगर ये चित्र कर लिए। 2 चित्र तो मैं रटवा रहा हूं, एक तो ये है ना उत्सर्जन तंत्र का और एक हृदय का चित्र, और ये 2 अंतर पक्के हैं पेपर में, 100% आपके पेपर में पक्के हैं ये 100%। बाकी अगर प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन हो जाए, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद हो जाए, तो मैं बोल रहा हूं सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद 8वें चैप्टर पे जाएंगे। अब मैं आपका वर्डन थोड़ा सा कम करता हूं। मेरा ऐसा मानना है खुद का पर्सनली, अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो भी कर लिए ना, तो भी पास हो, गारंटेड बोल रहा हूं मैं पास हो। अब मैं क्वेश्चन थोड़े कम करूंगा क्योंकि अब टफ चैप्टर शुरू हो रहे हैं, डिफिकल्ट चैप्टर शुरू हो रहे हैं। फिजिक्स आएगी अभी थोड़ी देर में, अब तो वहां से कम कम क्वेश्चन करना। लेकिन अभी तक जो बताया है बायो का था वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चैप्टर बायो का बचा हुआ है, आनुवांशिकता। इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे आनुवंशिकता से क्या आशय है ना, आनुवंशिकता के लक्षण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में ये सब छोड़ो, आपसे नहीं बनेगा, डायरेक्टली हम जाते हैं इसके महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद में आप डायरेक्टली पहुंच जाएगा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडल के पृथक्करण का नियम और मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको कंप्लीट करना है। 9 चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है, यहां से बर्डन कम कर दूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। ऊपर के जो 8 चैप्टर्स मैंने बताए हैं अगर वो अच्छे से कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन 8 नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन तो यहां से भी फंसने हैं। आवर्धन किसे कहते हैं ये कर लीजिएगा। आवर्धन के बाद में डायरेक्ट पहुंच जाइएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कौन सा करना है आपको। इसके बाद अवतल और उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर वाकई में बहुत अच्छे नंबर लाना है, पास होना है आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और परावर्तन के नियम लिखिए। पक्का है पेपर में, पक्का है, 100% बोल रहा हूं पेपर में पक्का है ना। ये इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग आराम से कर लीजिएगा। सब थ्योरिकल क्वेश्चन है, आराम से बनेंगे। ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, न्यूमेरिकल आप सभी छोड़ दीजिए। 10वें चैप्टर पे जा रहे हैं, 5 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से क्वेश्चन करना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्वेश्चन करेंगे आप। इसके बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, एक क्वेश्चन ये कर लो। देखो, मैं खुद नहीं आपके ऊपर बर्डन डाल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ढेर मारे क्वेश्चन करो, भाई मत करो, लेकिन जितने कंपलसरी है वो तो कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कर लेंगे आप। इसके बाद डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, हम वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष क्यों देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर प्रिज्म का डायग्राम हो जाए तो ये कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अगर हो जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 11वां चैप्टर है आपका विद्युत धारा का प्रभाव, 5 नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन कौन सा करना है मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आप क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोल दिया है 1 से लेके 8 चैप्टर तक के क्वेश्चन भी अगर कर लिए हैं आपने तो भी आप सुकून में हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन करना है, तो बस ओम का नियम अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा। अगर ओम का नियम भी कर लिया तो ये सुधीर सर यहाँ बैठा हुआ है, बोल रहा है आपका काम हो जाएगा, ओम का नियम कर लो, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट आईएमपी। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के चिन्ह बनाइए, है ना। तो ये 4 मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, इनको बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करना है, कवर करना है प्यारे बच्चों। यहां तक ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 12 पे जा रहा हूं, 6 नंबर का चैप्टर है पूरा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर भी
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, है ना। अगर हो जाए, थ्योरी हो जाए तो थ्योरी कर लो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, उसके बाद विद्युत चुंबक के उपयोग लिखिए। थ्योरिकल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। विद्युत चुंबक के उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक की प्रेरण से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एक क्वेश्चन अगर ये हो जाए तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद सब छोड़ो, डायरेक्टली एक क्वेश्चन और बता देता हूं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो इस तरह का डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। ये आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 12 पूरा, है ना। अब अपन जा रहे हैं अगले चैप्टर पे। हमारा पर्यावरण आखिरी चैप्टर है, 3 नंबर का है। एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से 2 नंबरों का, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कर लीजिएगा जैविक घटक से क्या समझते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अपघटक किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। उसके बाद अजैविक घटक से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन आप ये कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों की पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो मात्र 29 रुपए में आप हमारे पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे आप खरीद सकते हो। और अगर आपको इन क्वेश्चन के डिटेल आंसर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करते करते आप पहुंच जाओगे क्लास 10th कंप्लीट साइंस हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो इंग्लिश मीडियम पे जाइएगा, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगी, ये 2 वीडियो। इन 2 वीडियो में आपको पूरे जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं सारे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का भी है और हिंदी मीडियम का भी है, दोनों मीडियम के वीडियोस मैंने सेपरेट अलग कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।